हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई कैसी चली एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, तो आज हम आपके लिए 4.3 प्रश्नावली के क्वेश्चन लेके आए हैं और अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जो पहली बार इस वीडियो को देखेंगे। तो जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं भाई, अभी तक हमने मैथ में चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4.1 और 4.2 ये सारे चैप्टर कवर करवा दिए हैं। सारे ही चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, अब हो सकता है जिन्होंने नहीं पढ़े उनको ये डाउट रहे कि सर हमारा क्या होगा, हम इन चैप्टर्स को कहां से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, इन सारे चैप्टर्स की वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10 2024-25 के नाम से। उस प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सारी वीडियोस आपके सामने खुल जाएंगी। जिस वीडियो की आपको जरूरत है उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड से। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। हाँ, अब बहुत सारे बच्चे ये भी सोचेंगे सर क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट सेकंड भाई करवा दिया है। जिन लोगों ने पहली बार वीडियो देखी है उनको शायद डाउट होगा कि फर्स्ट सेकंड कब करवाया है ना, और बाकी जो बच्चे कंटिन्यू जुड़े रहते हैं उनको पता है कि ये हो चुका। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वीडियो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखें। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखिए, यहां से एक क्वेश्चन आने की बिल्कुल 100% संभावना है। एक थ्योरी वाला क्वेश्चन आपका यहां से आता जरूर है। तो हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को कंप्लीट देखिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग क्या हो 27। तो दो संख्याएं हमको मानना पड़ेगा। ठीक है भाई, यहां से आप मान लें। क्वेश्चन नंबर थर्ड माना, देखिए भाई, माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। एक संख्या x तथा दूसरी संख्या बराबर y है। ठीक है भाई, दोनों संख्या यहां पर हमने मान ली। प्रश्न कह रहा है कि इनका योग जो है वो कितना है भाई, 27 है। तो हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार x प्लस वाई का जो योग है वो 27 है। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। दूसरी बात प्रश्न में ये कही गई कि इनका जो गुणनफल है वो 182 है, 182 है। तो हम लिखेंगे x इंटू वाई बराबर 182। समीकरण नंबर 2 बन गया। अब यहाँ पे आप समीकरण 1 से इसको हल करेंगे। देखिएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपको दिया गया है x प्लस वाई बराबर में 27। यहां से आपने x का मान निकाला तो यह आ जाएगा 27 माइनस का y, और इसको आप देंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में जो आपने x का मान निकाला है इसको समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो हम लिख देंगे यहां पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है आपके पास, देखो x इंटू वाई बराबर है 182। x का मान आपको रखना है 27y माइनस का, सॉरी 27 माइनस का y, 27 माइनस y, और कोष्टक के बाहर है y बराबर में 182। यहाँ पे देखें आप, 27y हो जाएगा एंड माइनस का वाई स्क्वायर बराबर 182। हमने क्या किया, y का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, माइनस का वाई स्क्वायर पहले लिखा, माइनस प्लस का 27y बाद में लिखा, 182 को इस तरफ ले आए तो ये माइनस का 182 हो गया, बराबर में क्या आ गया 0। दोनों ही पक्षों में माइनस का आपको गुणा करना है। ठीक है, तो इसके आगे मैं यहां पर कर देता हूं। देखिएगा, माइनस का आप गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 27y प्लस का है सो माइनस का हो जाएगा, 182 माइनस का है सो ये प्लस का हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 0। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ इसके गुणनखंड तोड़ लो, चाहे तो आप श्रीधराचार्य विधि लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसके गुणनखंड भी तोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसके गुणनखंड तोड़ देंगे। देखना, वाई स्क्वायर 27y को हम लिखेंगे 14y माइनस का 13y प्लस का 182 बराबर में 0। यहां से देखना y कॉमन लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 14y में से, तो यहाँ y माइनस का 14 बचेगा, एंड यहां से माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी y माइनस का 14 बचेगा, बराबर में आएगा 0। अब यहाँ पे आप देखिए y माइनस 14 दोनों बार आ रहा है, तो दोनों में से फिर से हम y माइनस 14 कॉमन लेंगे। इधर बचेगा आपका y माइनस का 13 और यहाँ पर 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर में रखना है। तो हम लिखेंगे y माइनस 14 बराबर 0 रखने पर
रखने पर या लेने पर। तो यहां से y का मान कितना आया बच्चों, 14 आ गया। ठीक है, एक बार हम लेंगे y माइनस 13 बराबर 0 लेने पर या रखने पर। तो यहां से आपका y का मान कितना आएगा, प्लस का 13 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि y के दो मान आपके पास आ गए। y के दो मान आए हैं तो x के भी दो मान आएंगे। y के ये दोनों मान उठाएंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे y के ये मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 हमारे पास क्या है भाई, ये है हमारे पास x बराबर 27 माइनस का y। तो आपने पहले y बराबर 14 रखा, तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस का 14। तो x बराबर कितना आया, 13। यानी जब आप y का मान 14 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, 13 आएगा। दूसरी बात, आपने y बराबर क्या रखा, 13। तो यहां से देखिए x बराबर हो जाएगा 27 माइनस का 13, यानी x बराबर आ जाएगा 14। ठीक है, यानी एक संख्या x और दूसरी संख्या y होगी बच्चों। क्या होगी, एक संख्या x और दूसरी संख्या y होगी। अब चाहे तो आप x को 13 मान लें या y को 13 मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपसे क्या बोल रहे हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। चलो भाई, यहां पर भी दो धनात्मक पूर्णांक है, तो आप x और y उनको मान सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, माना, हाँ एक चीज और बोली गई है, क्रमागत लेना है भाई, एक के जस्ट बाद वाला दूसरा। तो माना एक धनात्मक पूर्णांक x है, तब दूसरा क्या होगा भाई, तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 होगा। x प्लस 1 इसलिए लिया क्योंकि हम क्रमागत की बात कर रहे हैं। क्रमागत का मतलब होता है जस्ट अगला, जस्ट बाद में आने वाला। ठीक है, तो x के बाद में क्या आएगा, उससे एक ज्यादा ही आएगा ना, तो x प्लस 1 हो गया। अब प्रश्न में बोला गया है कि इनके वर्गों का योग कितना हो भाई, 365 हो। तो हम यहाँ पे इसको प्रश्न के अनुसार जमा लेंगे। प्रश्न में बोला गया है इनके वर्गों का योग, यानी x का वर्ग प्लस दूसरा क्या है, x प्लस वाई 1 का वर्ग। इनका जो वर्गों का योग है वो 365 है, हमने लिख दिया। थोड़ा साइड में लिखेंगे हम, देखना x वर्ग ऐसे ही रहेगा, प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा x वर्ग प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2ab का मतलब हो जाएगा 2x। a प्लस b के होल स्क्वायर से इसको खोला हमने और बराबर में आपको दिया है 365। यहाँ देखना ये हो जाएगा जुड़कर 2x वर्ग प्लस का 2x हमने पहले लिखा प्लस का 1, 365 को इधर लाए तो ये माइनस का हो गया एंड बराबर में 0 आ गया। यहाँ से आप देखिएगा 2x वर्ग प्लस का 2x, इसको घटाया 1 को 365 में से 364 बचा बराबर में 0। सभी में से 2 को कॉमन ले लिया, x वर्ग बचा प्लस का x बचेगा और माइनस का 1 8 2 बचा एंड बराबर में आ गया 0। देखो 2 को हमने 0 के बराबर में भेज दिया तो 0 हो जाएगा। हमारे पास समीकरण क्या बचेगा, x वर्ग प्लस का x माइनस का 182 बराबर में 0। अब हमें इसके फिर से गुणनखंड तोड़ना है। तो देखना x को आप 13 और 14 में तोड़ लो, x वर्ग प्लस x को आप लिखेंगे 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर में 0। देखो x को हमने क्या लिखा, 14x माइनस का 13x, 14 13 का गुणा करेंगे तो माइनस का 182 आएगा, 14 में से 13 घटाएंगे तो प्लस का 1x बचेगा। तो यहां से हमने x को कॉमन लिया, x प्लस 14 बचा, माइनस का 13 कॉमन लिया, x प्लस 14 बचा और बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहां से x प्लस 14 दोनों में से ही कॉमन आ गया, तो यहां देखिए क्या बचा, x माइनस का 13 बराबर में 0। एक बार x प्लस 14 बराबर में 0 रखेंगे और एक बार x माइनस 13 बराबर में 0 रखेंगे। तो हम लिखेंगे x प्लस 14 बराबर 0, तो यहां से x का मान आएगा माइनस का 14। दूसरी बार हम रखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, तो यहां से x बराबर आ जाएगा 13। अब यहाँ पे प्रश्न पे आ जाओ भाई, प्रश्न में आपसे पूछा गया था धनात्मक पूर्णांक, तो ये जो नेगेटिव मान आया ना 14 का, इसको हम छोड़ देंगे, नेगेटिव वालों को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे अतः x बराबर 13, ये आपका मान्य हो जाएगा। प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया भाई, प्रथम धनात्मक पूर्णांक x माना था, x का मान आ गया 13
और दूसरा क्या माना था भाई, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ये हमने x प्लस 1 माना था, मतलब 13 प्लस 1 बराबर में कितना आ गया, 14। ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड क्वेश्चन की जो क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन एक क्लियरिटी से समझ में आ गया होगा। एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे आप लोग कि क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है या नहीं। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही है तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, चाहे वो स्कूल फ्रेंड्स हो या कोचिंग फ्रेंड्स हो, सबके साथ शेयर आपको जरूर करना है। नॉलेज अगर आपको मिल रही है तो लाइक भी आपको करना है, ठीक है। और इसी तरीके की सारी वीडियोस अगर आप हमसे देखना चाहते हैं, सारे चैप्टर्स हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखें भाई, इसकी जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी हमको इसका आधार एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार क्या मान लिया भाई, x मान लिया, x सेंटीमीटर है। अब इसकी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम लिखेंगे तब ऊंचाई बराबर, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, x से 7 सेंटीमीटर कम, यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण आपको दिया हुआ है भाई, कर्ण जो है वो कितना दिया है, 13। अब चूंकि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बच्चों, ये कहती है कि जो कर्ण का वर्ग है वो बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है 13, तो 13 का वर्ग कर देंगे। लंब कितना है भाई, x, लंब मतलब होता है ऊंचाई, तो x माइनस 7 इसका वर्ग कर देंगे। आधार कितना माना, x माना, तो x का वर्ग हो गया। ठीक है, अब इसको कर दीजिए आप सॉल्व। तो 13 का वर्ग होता है बेटा 169 बराबर, यहाँ a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो x का वर्ग प्लस 7 का वर्ग होगा 49, माइनस 7 दूनी 14 x हो जाएगा, ये 14x, यहाँ प्लस का x वर्ग। ठीक है, अब यहाँ से देखें आप 169, 49 को इस तरफ ले आए तो 49 हो गया माइनस का x वर्ग, यहाँ लिखा हमने, और यहाँ से 14x में से एक x घटा दिया, सॉरी ये एक x नहीं, ये x वर्ग था, तो x वर्ग और x वर्ग 2x वर्ग हो गया बेटा। 49 को यहाँ ले आए, माइनस का क्या बचा, 14x बचा। अब 49 को 69 में से घटाया हमने तो 120 बचा, बराबर में आ गया 2x वर्ग माइनस का 14x। इसको हमने लिख लिया 0 बराबर 2x वर्ग माइनस का 14x और माइनस का 120। 120 को उठाया और बराबर की इस तरफ ले आए। अब इसको हमने ठीक तरीके से थोड़ा जमा लिया, यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ से इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया कि भाई 2x वर्ग माइनस का 14x और माइनस का 120 बराबर में 0। सभी में से दो को हमने कॉमन लिया, दो को आपने कॉमन लिया तो आपके पास बचा x वर्ग माइनस 2 सत्ते 14x और माइनस 120 का आधा हो जाएगा 60, बराबर में आ गया 0। आपके पास बच्चा x वर्ग माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर में 0, और दो को हमने 0 की बटे में भेजा तो वो 0 बन गया। अब इसके गुणनखंड तोड़ लो भाई, जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए, गुणा करने पर 60 आना चाहिए, यानी कि 60 आना चाहिए। देखो गुणनखंड करना बहुत आसान होता है, तोड़ दो फटाफट से। 12 पंजे 60 होते हैं, तो माइनस के 12x में से अगर आप प्लस के 5x घटाओगे तो माइनस का 7x बचेगा, और यहाँ दिया है माइनस का 60 बराबर में 0। इन दोनों में से आपने x कॉमन लिया बच्चों, तो x बाहर आ गया, यहाँ x माइनस 12 बचा, प्लस का 5 कॉमन लिया तो यहाँ पर भी x माइनस 12 बचा, बराबर में आ गया 0। x माइनस 12 फिर से कॉमन आया तो यहाँ 1x बचा और यहाँ प्लस का 5 बराबर में आया 0। अब यहाँ से आप देखिएगा x माइनस 12 के बराबर में आप रखें 0, x माइनस 12 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आ गया बच्चों 12। ठीक है, यहाँ आप देखिए x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा भाई। चलो ठीक,
ये वाला मान आपको कैंसिल करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लंबाई हो, ऊंचाई हो या कर्ण हो या चौड़ाई हो, कुछ भी हो, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव हमेशा होती है। तो नेगेटिव वाला मान हमको यहाँ पर इग्नोर करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हम कौन सा मान एक्सेप्ट करेंगे? जो पॉजिटिव है। x बराबर 12। x हमने क्या माना था बच्चों? आधार। तो हम लिखेंगे अतः आधार बराबर, आधार कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई थी वो क्या थी? ऊंचाई थी आपकी x माइनस 12, x माइनस 7 थी बेटा, x माइनस 7। तो 12 माइनस 7 बराबर में कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको बढ़िया से समझ आ गया होगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि मैं आपकी काफी सारी यहाँ पर हेल्प कर पा रहा हूँ। एक बार आप लोग भी मुझे फीडबैक दें कि मेरी इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ हेल्प मिल रही है या फिर नहीं। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का बचा हुआ है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद आपकी ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी के सामने प्रेजेंट है। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए हो तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो भाई, मैं थोड़ा सा आपको प्रश्न समझाने का प्रयास करता हूं। हुआ क्या, एक मान लीजिए उद्योग है, या हम कह सकते हैं एक आपका क्या है, कारखाना बना हुआ है। ये यहाँ पर कुछ बर्तन बनते हैं बच्चों। क्या बनते हैं? बर्तन। अब मान लीजिए एक दिन इसका मालिक कारखाने में आया और उसने देखा कि उस दिन वहां पर कितने बर्तन बने। तो हमने मान लिया कि भाई जिस दिन यहाँ पर मालिक आया कारखाने का या उद्योग का, उस दिन उस कारखाने में एक्स बर्तन बने। ठीक है, एक्स बर्तन बन गए। उसने बोला कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, नग मतलब एक बर्तन, ठीक है, नग मतलब एक बर्तन, प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो प्रत्येक नग की लागत और बर्तनों की संख्या ज्ञात करना है। मेरी बात ध्यान से सुने। वो आपसे ये बोला कि एक नग की लागत, एक बर्तन बनाने में जो लागत आ रही है वो क्या आ रही है? एक नग की लागत। जितने उस दिन बर्तन बन रहे हैं उसके दुगने से 3 ज्यादा। एक्स बर्तन बन रहे हैं, इसके दुगने से कितनी ज्यादा आ रही है? 3 ज्यादा, यानी 2x प्लस 3। ये एक बर्तन की कीमत है। और उस दिन जितने बर्तन बने उनकी कीमत कितनी है? 90 रुपए। तो आपसे बोल रहा है कि भाई टोटल लागत कितनी आई? 90 रुपए। तो आपके पास एक बर्तन की कीमत है 2x प्लस 3। आपके पास टोटल बर्तन कितनी है, यानी उस दिन कितने बर्तन बने? एक्स बर्तन बने। इनको बनाने में जो लागत आई वो कितनी आई? 90 रुपए। ये मेन मुद्दा है, ये समीकरण आपका बनेगा। क्लियर? चलिए, तो अब हम इसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं और करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो यहां से इसको हटा देते हैं अपन और स्टार्टिंग से एक बार फिर से इसको लिखते हैं। देखिए भाई, माना माना निर्मित बर्तनों की संख्या x है। निर्मित बर्तनों की संख्या x है। ठीक है, अब हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार एक नग की निर्माण लागत, एक नग की निर्माण, निर्माण का मतलब होता है उसको बनाने में, निर्माण लागत। निर्माण लागत क्या है? उस दिन के जो बर्तन हैं x, उसके दुगने से 3 ज्यादा है। ठीक है, पुनः प्रश्न अनुसार लिखेंगे, पुनः प्रश्न अनुसार। देखिए, पुनः प्रश्न में यह कहा गया कि भाई कुल लागत कितनी आई उस दिन? 90 रुपए। तो जो 90 रुपए आई है वो किसके बराबर में आई है? एक बर्तन की कीमत 2x प्लस 3। टोटल बर्तन कितने हैं? x। तो इनकी जो कुल लागत आई है वो 90 रुपए आई है। x का आप अंदर गुणा करेंगे तो ये 2x वर्ग बनेगा, x का 3 में गुणा करेंगे तो 3x बनेगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 90 बच्चों। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखें आप, 2x वर्ग प्लस का 3x और माइनस का 90 बराबर में 0 आ गया। अब हमें क्या करना है? हमें इस 3 को तोड़ना है और 9 दूनी 18, 180 में आ जाए।
ठीक है, तो देखिए इसको आप कैसे तोड़ेंगे, 2x वर्ग ऐसे ही रखेंगे प्लस 3x को आप लिखेंगे 15x माइनस के 12x और माइनस के 90 ऐसे ही रहेंगे बराबर में 0। 15 में से 12 घटाओगे 3 बचेगा और 12 15 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 12 15 का गुणा आएगा 180। 180 क्यों चाहिए, क्योंकि 2 का और माइनस 90 का गुणा करोगे तब भी कितना आएगा 180। गुणनखंड कर दी हमने, तो इनमें से कॉमन ले लेंगे हम क्या, x। यहां से x कॉमन आएगा तो x प्लस 15 बचेगा माइनस का सॉरी 2x प्लस 15 बचेगा, 2x प्लस 15 और यहां से देखना माइनस का 6 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ 2x बचेगा और यहां पर बचेगा आपका 15। ठीक है, 6 कॉमन लेने के बाद बराबर में क्या आया 0। देखो 2x प्लस का 15 फिर से कॉमन आ गया और यहाँ बचा x माइनस 6 बराबर में 0। तो एक बार तो आप रखेंगे 2x प्लस का 15 बराबर 0, यहां से आ जाएगा 2x बराबर 15 एंड इसको मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। देखिएगा आपके पास क्या आ गया, 2x बराबर 15, यहां से x बराबर आ गया 15/2 जो कि मान्य आंसर नहीं है, क्योंकि वर्तनों की संख्या एक पूर्णांक होगी, वो भी धनात्मक पूर्णांक। ये भिन्न में आंसर आ रहा है तो भिन्न वाला मान आपको छोड़ना है। दूसरी बार आपको क्या है, x माइनस 6 बराबर 0 दिया है तो ये रखेंगे आप x माइनस 6 बराबर 0। तो यहां से x बराबर कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया, यानी x का मान 6 आया। x हमने क्या माना था, वर्तनों की संख्या। तो जो वर्तनों की संख्या है वो कितनी आ गई आपकी, वो आ गई 6, यानी 6 बर्तनों का निर्माण उस दिन हुआ। अब आपसे ये पूछ रहा है कि प्रत्येक नग की लागत, तो हम लिखेंगे एक नग की लागत या फिर प्रत्येक नग की लागत, एक ही बात है। एक नग की लागत, एक नग की लागत कितनी थी, 2x प्लस 3 थी। x का मान रखेंगे 2 गुणा 6 प्लस 3, सॉल्व करेंगे 6 दूनी 12 और 3 15 रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, 15 रुपए एक बर्तन की कीमत आ गई और बर्तन कितने बने उस दिन, 6 बर्तन बने। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी प्रश्नावली 4.3 यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 भी यहाँ पर डन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए कि इनका टेस्ट कब रखना है। आप जो डेट डिसाइड करेंगे उसी डेट में लाइव टेस्ट रखेंगे सारे चैप्टर्स का अलग अलग। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का अलग होगा, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग एंड फोर्थ का अलग। तो सभी बच्चे इनका रिवीजन कर लें अच्छे से और मुझे डेट कंफर्म जरूर कर दें कमेंट सेक्शन में, ताकि हम आपके अनुसार ही इसकी एक लाइव क्लास रखेंगे जिसमें सभी चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।